यूपीएससी आईएएस भूगोल का सोल्व्ड पेपर 2015। प्रश्न नंबर 1 है, विषुवतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? तो इसका आंसर होगा दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण से। इसकी एक्सप्लेनेशन है, प्रति विषुवत रेखीय धारा विषुवत रेखा के समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। कौन सी धारा? प्रति विषुवत रेखीय धारा। कैसे प्रवाहित होती है? विषुवत रेखा के समानांतर। और कौन सी दिशा में? पश्चिम से पूर्व की ओर। यह धारा स्पष्ट रूप से अटलांटिक और प्रशांत महासागर में देखी जाती है। कौन सी धारा? प्रति विषुवत रेखीय धारा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में देखी जाती है। हिंद महासागर में प्रति विषुवतीय धारा पश्चिम से जंजीबार द्वीप के निकट आरंभ होकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। महासागरों के पश्चिमी भाग में विषुवत रेखा के समीप उत्तर और दक्षिण विषुवत रेखीय धाराओं के अभिसरण के कारण इतनी अधिक मात्रा में जल राशि एकत्रित हो जाती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य ढाल सा बन जाता है। इससे क्षतिपूर्ति के रूप में प्रति विषुवतीय धारा प्रवाहित होने लगती है। प्रश्न नंबर 2 है, महासागरों और समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण उत्पन्न होता है? महासागरों और समुद्र में ज्वार भाटा। कथन 1 है सूर्य का गुरुत्वीय बल, कथन 2 है चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, तीसरा है कथन पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट्स सही होंगे। एक्सप्लेनेशन, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरी जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। सागरी जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा उस समय निर्मित उच्च जल तल को उच्च ज्वार और सागरी जल को नीचे गिरकर सागर की ओर लौटने को भाटा तथा उससे निम्न जल को निम्न ज्वार कहते हैं। सागरी जल की उत्पत्ति के कारण उत्तरदायी कारण। पहला है चंद्रमा का आकर्षण। चंद्रमा के सामने स्थित सागरीय भाग के जल पर आकर्षण बल लगता है। परिणाम स्वरूप चंद्रमा के आगे या उसके सामने स्थित पृथ्वी का जल आकर्षित होता है, जिस कारण ज्वार का अनुभव किया जाता है। सूर्य का आकर्षण, जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो दोनों की आकर्षण शक्ति मिलकर एक साथ कार्य करती है तथा उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। यह स्थिति पूर्णमासी तथा अमावस्या को होती है। इसके विपरीत जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी समकोण पर होते हैं तो सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिसके कारण निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से सागरी जल पृथ्वी केंद्र से दूर गमन करता है, जिससे ज्वार की उत्पत्ति होती है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। कौन से राज्य में किनमें उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं? पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा मिजोरम। तो इसमें पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं। व्याख्या है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन वर्षा वनों का एक अनूठा उदाहरण है। ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा, 22 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान से अधिक वाली जलवायुविक दशाओं में ही विकसित होते हैं। यहाँ पर विविध प्रजातियों के वन एक साथ पाए जाते हैं, जो कि वर्ष में भिन्न भिन्न अवधियों में अपनी पत्तियां गिराते हैं, एक साथ नहीं, अतः यह समग्र रूप से सदापर्णी वन बने रहते हैं। भारत में ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट विशेषकर कर्नाटक के भाग, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में उपयुक्त वनों के लिए भौगोलिक दशाएं अनुकूल नहीं होती है, इसलिए यहाँ उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन नहीं पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि यहाँ पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन या टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? तो इसका आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हो। भारत में ये वन मानसूरी वन का एक प्रारूपक है। साल इन वनों का एक प्रमुख वृक्ष होता है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत के उन सभी भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये उन उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों, छोटा नागपुर का पठार और ओडिशा में पाए जाते हैं। इन वनों में साल, सागौन, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, कुसुम और चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। साल या टीक एक बहुउपयोगी तथा मूल्यवान लकड़ी होती है।
ये भारत के अलावा म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस और लाओस देशों में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 5 है, भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा मेघालय में पाए जाते हैं। मेघालय में कई जीवित जड़ पुल हैं। इस राज्य के चेरापूंजी में तो जीवित जड़ पुलों की भरमार है। चेरापूंजी में, चेरापूंजी क्षेत्र में रबड़ ट्री नामक एक वृक्ष पाया जाता है। यह वट वृक्ष जैसा होता है जिसकी शाखाएं जमीन को छूकर नई जड़ बना लेती है। इसी तरह इस पेड़ की अतिरिक्त जड़ें अलग दिशा में बढ़ सकती हैं। खासी जनजाति के लोग रबड़ ट्री को इसकी सहायता से कई जीवित जड़ पुल बना चुके हैं। कौन सी जनजाति? खासी जनजाति। छोटी छोटी नदियों को पार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? रबड़ ट्री का। स्थानीय भाषा में रबड़ ट्री को जिंग केंग ईरो कहते हैं। अगर किसी पेड़ को काटे बिना इससे पुल बना दिया जाए तो इसे जीवित या प्राकृतिक कहते हैं। जीवित या प्राकृतिक जड़ पुल कहते हैं। जीवित जड़ पुल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। कौन सी गोदावरी की शाख नदियां हैं? पहली वंशधारा, दूसरी इंद्रावती, तीसरी प्राणहिता और चौथी है पेनार। तो इसमें दूसरी और तीसरी नदियां हैं जो गोदावरी की शाख नदियां हैं, इंद्रावती और प्राणहिता। व्याख्या है, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता तथा मंजीरा है। इसे दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को। गोदावरी की अन्य सहायक नदियां हैं पूर्णा, वेनगंगा, प्रवदा तथा वर्धा। गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र भारत के 7 राज्यों में विस्तृत है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा। वंशधारा नदी ओडिशा के कालाहांडी जिले से निकलती है जो गोदावरी ऋषिकुल्या नदी के बीच से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस प्रकार वंशधारा नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। पेनार नदी दक्षिण भारत के नंदी दुर्ग श्रेणी की चेन्ना केसवा पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदियां हैं चित्रावती, पावहनी तथा चेयरू। कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।